हाँ बेटा, तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, ये ऑप्टिक्स क्या होता है इसको थोड़ा समझें। उससे पहले एक क्वेश्चन छोटा सा बताओ, अगर कमरे में पावर कट हो जाए तो क्या आप आसपास की चीजों को देख पाओगे? बोलो। नहीं देख पाओगे। कौन सी चीज गायब हो जाएगी? लाइट, है ना। अब ये लाइट क्या होती है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस किस तरीके से इसको पढ़ना समझना होता है, ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है ऑप्टिक्स के अंदर। पूरी की पूरी लाइट की स्टडी करनी है कि लाइट किस तरीके से बनी होती है, किस तरीके से ये चलती है, क्या क्या इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारा के सारा इस चैप्टर में है जिसका नाम है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स स्टार्ट करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग सबसे पहली चीज अपनी ये लाइट क्या होती है। ठीक है, तो लाइट को हम डिफाइन करें। लाइट की डेफिनेशन ये होती है कि एक एनर्जी है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू अवर आईज। क्लियर दिख रहा है बेटा? कहीं कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, लाइट क्या होता है? लाइट एक एनर्जी है जो चीजों के देखने के काम में आती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू अवर आईज। अब ये लाइट जो है ये होती क्या है, इसको लेके रिसर्च करी गई काफी ज्यादा। तो ये पता चला कि लाइट के एक नहीं दो दो नेचर होते हैं। दो दो नेचर कौन कौन से? पहला नेचर ये होता है कि लाइट निकलती है एक सोर्स से और जाती है आंख तक। तो ये लाइट जो निकलती है ये दो तरीके से यहां से यहां तक पहुंच सकती है, या लाइट के अंदर जो कुछ भी है वो दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक तरीका होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और वो सब एक रे में आते चले जा रहे हैं, एक लाइन में आते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप बोल सकते हो रे ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा जो तरीका है लाइट को पढ़ने का वो ये होता है कि लाइट एक वेव की तरीके से चलती है। ये वेव का तरीका क्या होता है कि सोर्स से क्या होता है बेटा, लाइट निकली और निकलने के बाद हर पॉइंट जो है वो एक सोर्स की तरीके से, इसे सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, वो बनता है और फिर ये आगे प्रोपेगेट करती चली जाती है। इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। ये कैसे चलती है इसका डिटेल्ड हम आपको दूसरे चैप्टर में बताएंगे जिसको बोलेंगे हम वेव ऑप्टिक्स। पहले हमें क्या पढ़ना है? रे ऑप्टिक्स। तो लाइट के दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक होती है कि वो कैसे चलती है, रे ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स की रे के तरीके से चलती है। मतलब अगर आपको इन भाई साहब को देखना है तो सीधी सी बात है इनकी बॉडी से लाइट निकल के आपकी आंख तक पहुंचनी चाहिए। अब ये लाइट कैसे पहुंचेगी? एक है रे के तरीके से, दूसरा है वेव के तरीके से। रे कैसे चलती है सब जानते हो, अगर इनके माथे पे कोई तिल है तो तिल से लाइट निकल के सीधी आंख तक पहुंच जाए और आप इनका तिल देख लोगे। पैर का अंगूठा देखना है तो अंगूठे से लाइट निकल के इनकी आंख तक पहुंच जाए, देख लोगे। अब अगर रे की मदद से देखना है तो बहुत इजीली देखा जा सकता है, और अगर वेव की मदद से देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। वेव का प्रोपगेशन हम बताएंगे। इन शॉर्ट अगर आपको अभी जानना समझना है तो गेंदे का फूल देखा है? गेंदे का फूल खिलता है, खिलने के बाद फिर बढ़ता चला जाता है और काफी बड़ा हो जाता है। तो यूं मान लो कि गेंदे के फूल को आपने 30-40 दिन की पूरी कहानी जो है वो एक आध सेकंड में देख ली, तो खट्ट से बड़ा होगा। तो जैसे गेंदे का फूल चलता है लगभग वैसे ही आपकी लाइट चलती है। तो अगर हम उस गेंदे के फूल की तरीके से इसके माथे के तिल से लाइट आंख तक पहुंचाए तो हम खुद फूल बन जाएंगे, हम खुद मूर्ख बन जाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अभी चीजों को देखने का काम करना है विद द हेल्प ऑफ रे। ठीक, तो जो चैप्टर है उसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मींस स्टडी ऑफ लाइट। और किसकी मदद से देख रहे हो? विद द हेल्प ऑफ रे। ठीक है, और दो तरीके हैं। तो लाइट का जो नेचर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डुअल नेचर। तो जो सबसे पहला चैप्टर है जिसको हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम क्या है? रे की मदद से देख रहे हैं तो रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट। हम किसकी मदद से देख रहे हैं? रे की मदद से। तो ये चैप्टर जो है पहला आपका रे ऑप्टिक्स है। इसको समझते टाइम हम लोगों को इस तरीके की ज्योमेट्री पढ़नी पड़ती है। तो बहुत बार इस चैप्टर का नाम क्या हम लोग कहीं कहीं देखते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बात समझ रहे हो? तो इसके दो नाम होते हैं, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब इस तरीके का डायग्राम रे बना बना के अपना काम बनाना, इसको बोलते हैं हम रे डायग्राम। और अगर आप ऑप्टिक्स की सही फीलिंग चाहते हो, अगर आप ऑप्टिक्स की सही फीलिंग चाहते हो तो आपको ये रे डायग्राम आना चाहिए कि रे डायग्राम कैसे बनता है
और रे डायग्राम की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो इस चैप्टर में अच्छा एक अपना अंडरस्टैंडिंग बनाना, आप चाहते हो कि कैसा भी क्वेश्चन हो हम कर लें, कैसा भी क्वेश्चन का मतलब है हम हर टाइप के क्वेश्चंस को कर लें, तो आपको उसका रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। रे डायग्राम का मतलब होता है जैसे हमें इसके माथे का तिल देखना था, तो तिल से लाइट निकल के आंख तक पहुंचा दी एक रे बना के, तो ये हो गया रे डायग्राम। पैर का अंगूठा देखना था तो ये पैर के अंगूठे का रे डायग्राम हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में होता क्या है बेटा, इस चैप्टर में जो सर्वे सर्वा है वो कौन है, रे। इस चैप्टर में सब कुछ कौन है, रे। तो रे में क्या क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टी इसकी 4 मान लो। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये एक लाइन में चलता है। ठीक है, ये एक लाइन में चलता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है इसका। ठीक है, आप लाइट को हमेशा एक मीडियम है तो आप उसको मोड़ तोड़ नहीं सकते हो, वो हमेशा एक सीधी लाइन में चलेगी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, वो होती है कि अगर एक लाइट की रे आ रही है इधर से और दूसरी लाइट की रे इधर से जा रही थी, क्योंकि हर पॉइंट से इनफाइनाइट रे निकलती हैं, सब आपस में लड़ती हैं, तो लड़ने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने रास्ते चली जाती है, ये अपने रास्ते चली जाती है। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है, इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे। हमारा मार्कर खत्म, इंक खत्म हो गई यार पेन वैन की, तो हो सकता है पतला चल रहा हो, तो जो चीज ना आए समझ में तो पूछ लेना, ठीक है मधुर। चलो अब देखते हैं अगला। ये तो सीधा सीधा बताता है कि लाइन एक मीडियम में स्ट्रेट लाइन में चलती है रे। ये बताता है कि दो रे टकराती हैं तब भी कुछ नहीं होता, एक रे अपने रास्ते दूसरी रे अपने रास्ते चली जाती है। तीसरी आती है कि जब ये किसी भी सरफेस से टकराती हैं तो लाइट की रे वापस उसी मीडियम में लौट आती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और जो चौथा होता है कि बहुत बार हमें, जैसे यही भाई साहब को देख रहे थे, इसके बीच में अगर हम एक कांच लगा देते तब भी क्या ये भाई साहब इसको देख लेते, बिल्कुल देख लेते। इसका मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर सकती है। उस एंटर करने में कैसे जाती है, किस किस तरीके से चेंज होगी, वो होता है रिफ्रैक्शन। यही 4 चीजों को पढ़ना समझना है। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गई। हालांकि इस पे हम लोग कोशिश करेंगे कि एक आध क्वेश्चन इस पे बनाया जाए, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन पे। इसकी मदद से हमें हल्का सा एक आइडिया मिल जाएगा कि रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम रिफ्लेक्शन पे और लास्ट में देखेंगे हम रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का एक बहुत इजी क्वेश्चन, चलो करो और देखते हैं। तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है बेटा, इसको बताओ आप। हमने एक छत पे बल्ब लगा दिया, छत पे एक बल्ब लगा दिया यहां पे। ठीक, इस छत की ऊंचाई थी h, यहां से 3h पे एक इंसान खड़ा है जिसकी हाइट है, इसकी 4h ले लो बेटा, ये आदमी की हाइट है h। क्या आप बता सकते हो इसकी शेडो कितनी लेंथ की बनेगी। क्वेश्चन इज फाइंड लेंथ ऑफ शेडो। ठीक है, शेडो की लेंथ बताना है बेटा, बोलो। तो एक काम करते हैं बेटा, आप खुद से सोचना चाहते हो, सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया है, शेडो की लेंथ। तो सबसे पहला अपना उद्देश्य क्या होगा, हम शेडो बना लें। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमसे इसमें क्या पूछा जा रहा है, शेडो। तो किसी भी तरीके से हमारा सबसे पहला टास्क है कि हम शेडो बना लें। ये शेडो कैसे बनेगी, बोलो बेटा मधुर। लाइट लाइट आएगी सर। लाइट आएगी, तो कौन सी लाइट से बनेगी बोलो। ये लाइट किसी मतलब की है, नहीं, ये लाइट किसी मतलब की है, हमारे कौन से मतलब की रे है। रे डायग्राम का मतलब होता है एक ऐसा डायग्राम which fulfills all the objectives with the help of minimum rays। कम से कम रे की मदद से हमारा जो काम पूरा कर दे उसको बोलते हैं हम रे डायग्राम। तो कौन सी रे हैं जो हमारा काम बना सकती हैं, कौन सी रे है,
बोलो, क्या वो वाली रे होगी जो इसको जस्ट बिना छुए निकल गई? बोलो। हाँ हाँ सर। इसके नीचे की जितनी चीजें हैं सब रोक लेंगी यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट नहीं पहुंचेगी तो शेडो बन जाएगी। और इसके आगे ऐसी इनफाइनाइट रे हैं जो आगे चली जाएंगी और उजाला कर देंगी। तो क्या ये है हमारा ऑब्जेक्टिव? ये निकालना है हमें। कैसे निकलेगा ये? बोलो, कुछ सोच पा रहे हो बेटा? एक बार लगाओ दिमाग, जरा निकालो। हमने आपको काफी कुछ बता दिया है। क्या आप ये लेंथ निकाल सकते हो? एक्स कितनी होगी? बताओ बेटा। हाँ, निकाल रहे सर, बताओ बताओ निकाल रहे। बताओ बताओ। एक्स होगा सर। कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू? कितनी आ रही है बेटा? एच। एच। देखते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं इसको ए बी सी, ये हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा सी डैश। तो ये बात अंडरस्टूड है कि ए बी सी ट्रायंगल और ट्रायंगल ए डैश ए बी डैश सी डैश, ये कैसे सिमिलर ट्रायंगल हैं? बोलो, ये एंगल कॉमन है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। हाँ। हो गए। अब अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो बराबर बराबर होंगे, यानी कि 4h अपॉन h, 4h अपॉन h इक्वल्स टू 3h प्लस x अपॉन x। इससे ये कट गया, यहां से कितना है? 4x इक्वल्स टू 3h प्लस x, तो x की वैल्यू आ गई कितनी बेटा? h। गुड, शाबाश। चलो आगे बढ़े। थीटा से किया था। ऐसे किया था बेटा? टेन थीटा। टेन थीटा से लगाया था। चलो बहुत बढ़िया, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो। अब देखो अगली चीज है, ये आपको आया समझ में कि किस तरीके से हम लोग करते हैं इन चीजों को? अच्छा, कभी आपने सोचा है बेटा कि जो प्लेन ऊपर उठ जाते हैं, जैसे चिड़िया जब जमीन पे होती है तो उसकी शैडो बनती है, और जब चिड़िया जमीन से ऊपर होती है तो उसकी शैडो गायब हो जाती है। कभी देखी उड़ती हुई चिड़िया के नीचे शैडो? नहीं, बहुत ऊंची उड़ती है ना? ऐसा कभी ऐसा क्यों होता होगा? देखो, उसके पीछे का लॉजिक है, जब हमारे सोर्स का साइज काफी बड़ा हो, जैसे ये सन, ये है अर्थ, हमने पास पास बना दिए बेटा, काफी दूर होते हैं ये, ठीक है। और सन और अर्थ का डायमीटर बहुत डिफरेंस होता है, इतना नहीं होता। तो अब एक बताओ, चिड़िया अगर इधर है तो शेडो कब बनती है? जब लाइट ना पहुंचे। अगर एक पॉइंट सोर्स होता तो शायद चिड़िया की शेडो इतनी बड़ी बनती। क्यों बेटा? लेकिन लाइट अगर यहां से आ रही है तो यहां तक पहुंच गई, यहां से आने वाली लाइट यहां तक पहुंच गई, बस लाइट आ गई ना यहाँ पे। इस अर्थ गोले पे लाइट आ गई, तो जब इस गोले पे यहाँ पे लाइट हर जगह पड़ जाएगी तो यहाँ पे फिर शेडो नहीं बनेगी, ठीक है। तो जब एक्सटेंडेड सोर्स होता है, काफी बड़ा सोर्स होता है, तो लाइट इधर उधर से घुस जाती है, जिसकी वजह से शेडो फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। चलो अब देखो, ये समझ में आया? हाँ सर। एक क्वेश्चन दें। क्रिकेट देखते हो बेटा? क्रिकेट देखते हो? हाँ, बहुत बहुत देखते हो ना। चलो आज तुम्हारी परीक्षा है क्रिकेट की, ठीक है। डे नाइट मैच में क्या होता है बेटा? चार चार शेडो दिखती है कि नहीं? क्या डे नाइट मैच में? चार शेडो दिखती है, चार चार। हाँ, दिखती है सर। दिखती हैं। चलो अब उसी पे टेस्ट है एक। देखो यार, एक स्टेडियम है इस तरीके का, ठीक। इस स्टेडियम में चार पोल लगे हुए हैं, एक यहाँ P1, एक यहाँ P2, एक यहाँ P3, एक यहाँ P4, ठीक। ये पिच है। इससे एक बात तो समझ में आती है कि अगर ये भाई साहब एकदम नीचे आ जाते इस बल्ब के, तो शेडो कैसी दिखती? जीरो लेंथ की दिखती। और जितनी जितनी दूर जाते जा रहे हैं, शेडो की लेंथ उतनी ही बड़ी होती जा रही है, ठीक, और आगे की तरफ चलती चली जा रही है। अब इस पे हमने स्टेडियम पे लोग खड़े कर रखे हैं, 1 2 3 4 5, इधर 6 7 8 9। अरे बहुत बना दिए यार, 9 ठीक है प्लेयर, ठीक है। ये विजिबल है ना? दिख रहा है ना कौन सा प्लेयर कौन है? अब देखो, ये चारों पोल चल रहे थे। एक ऊपर जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? स्पाइडर कैम ना? क्यों बेटा? या स्पाइडर कैम से, या लेट सपोज किसी ड्रोन कैमरे से
एक फोटो ली गई ऐसे ऊपर से, हाँ, और उस फोटो को फिर जूम करके देखा गया, ठीक। शेडो दिखी कुछ ऐसी, ठीक है। ठीक। कौन से नंबर का प्लेयर है ये बेटा? लगाओ दिमाग, टेस्ट है ये तुम्हारा आज, क्रिकेट का टेस्ट है। ठीक भी हो सकती है सर इस shadow। अबे नहीं हो सकती है ना कुछ भी। ये स्टेडियम है, ये प्लेयर खड़ा है, बोलो कुछ भी कैसे हो सकती है? अच्छा, वन की शैडो कैसे बनेगी ये बता दें हम। प्लेयर नंबर वन की शैडो, प्लेयर नंबर वन की शैडो ऐसे बनेगी, आपको पता है इस वाले पोल से किधर की तरफ बनेगी? इधर की तरफ। पोल नंबर 2 से किधर? इधर की तरफ। इक्विडिस्टेंट है ना, तो बराबर बराबर लेंथ की बनेगी शैडो। इधर से क्या होगा? ये दूर है, थोड़ी बड़ी बनेगी, थोड़ी बड़ी बन जाएगी इधर से। ठीक है। तो सबकी अलग अलग है ना शैडो। इसकी शैडो ऐसी दिखेगी, इसकी शैडो कुछ और दिखेगी, इसकी शैडो कुछ और दिखेगी, इसकी अलग, इसकी अलग, सबकी अलग अलग है कि नहीं है? हाँ है। लगाओ दिमाग, कौन सा प्लेयर है? बता। बोलो। सर 2 नंबर का है। 2 नंबर का है, गुड। ठीक है, क्यों? अभी तो कहते कोई भी हो सकती है, कोई भी नहीं हो सकती बेटा। ये है, यहां से कैसी जाएगी? ऐसे। यहां से कैसे जाएगी? ऐसे। ये दूर है, ऐसी बड़ी, यही तो है ये। समझ गए? चलो, ठीक है। तो काफी हो गई ये सब चीजें, आई होप हाँ, हाँ। समझ गए होगे इनको। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये सब होने के बाद अब आता है एक चीज जिसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसका कोई मतलब है नहीं, इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे। ये यहीं तक काफी है कि भैया लाइट की रे जब लड़ती हैं तो ये वाली रे अपने रास्ते चली जाती है, ये वाली रे अपने रास्ते चली जाती है। ठीक है। समझ रहे? तो इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरी चीज है, अब होता क्या है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन में बेटा, लाइट जब कभी किसी चमकदार सरफेस पे पड़ती है, क्योंकि ये इस पे पड़ रही है तो हम क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट रे। ठीक है। ठीक। जिस जगह पे पड़ती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये वापस उसी मीडियम में लौटती है, ये अपनी स्वेच्छा से नहीं लौट सकती है कि आज एक काम करते हैं, आज यार थोड़ा घूम फिर के चल लेते हैं, या आज यहीं पे लौट जाते हैं, ऐसे नहीं। इसके कुछ लॉ हैं, जिसमें सबसे पहला लॉ क्या कहता है कि भैया अगर इसको जानना है तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो। ठीक है, अगर ये सरफेस थी, ये सरफेस थी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो। वो परपेंडिकुलर है, नाम दो उसको नॉर्मल एन। तो होता क्या है, फर्स्ट लॉ कहता है, अभी बताते हैं, कि भैया इसी प्लेन में होगी। पहला लॉ ये कहता है कि ये दोनों जिस प्लेन में हैं, ये दोनों अभी इस पेपर के प्लेन पे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी के प्लेन में होगी। ठीक है, पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ प्लेन, एक प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, और दूसरा वाला लॉ जो है वो क्या कहता है कि भैया इस प्लेन पे तो ठीक है, लेकिन इस प्लेन पे देखना है कि कहां पे लाई करेगी। उसके लिए क्या करना होता है कि जितने एंगल पे ये आई थी इसी प्लेन में, उसको बोल देते हैं आई, उतने ही एंगल पे ये वापस लौटेगी। मतलब ये वाला अगर हम इसको आर बोलते हैं, आई इक्वल्स टू आर हो जाएगा। आर को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस,
और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। करेक्ट है, आई और आर दोनों बराबर बराबर होते हैं। अब देखो इसमें इतना पार्ट समझ में आ गया बेटा, इसमें कहीं कोई परेशानी दिक्कत तो होगी नहीं। करेक्ट है, चलो अब देखो एक बात बताते हैं आपको। कभी कभी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछ लेते हैं इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इसका ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इसका वेक्टर फॉर्म कहीं कहीं पूछ लेते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा हुआ तो हम बता दे रहे हैं, बट इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बता रहे हैं तो बता दे रहे हैं कि आपको अगर कहीं कुछ ऐसा याद आए कहीं किसी बुक में तो आप उसको देख सकते हो। तो नोट करके एक बात बता दे रहे हैं या अलग करके लिखवा दे रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में हमने पहले ही बता दिया, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, और आर कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट हुई थी ना ये, तो इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर ये आई कैप है ये एन कैप है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आर कैप, वो निकल के आता है आई कैप -2 टाइम्स आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको, अगर कहीं कोई पूछे, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ये चीज, अगर नहीं भी याद रहे तो चलती है। ठीक है, इस पे कोई सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इतने से काम चल जाता है। अब थोड़ा हम आगे बढ़े और चीजों को थोड़ा देखें। हाँ बेटा बोलो, लिखना है, नोट कर लो इसको। एक अच्छी चीज बताएं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। बस 1 मिनट रुको बेटा। अब देखो, अब हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर में वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट एंड इमेज। या एक काम करते हैं, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट और इमेज से पहले थोड़ा हल्का सा रिफ्लेक्शन के बारे में और जानते हैं कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होता है। तो 2 तरीके से रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होते हैं बाई स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको हम बोलते हैं मिरर। इसको नाम देते हैं किस चीज का, मिरर का। और एक होता है बाई रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अक्सर हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। हमने इस क्वेश्चन की शुरुआत ही ऐसे ही करी थी कि अगर बल्ब बंद कर दोगे तो आप अपने आसपास पड़ा हुआ पेन भी नहीं देख पाओगे। तो मन में ये तो ख्याल आता है कि बल्ब के खोलने की वजह से हम पेन क्यों नहीं देख पा रहे, या बल्ब के बंद होने की वजह से हम पेन क्यों नहीं देख पा रहे। इस चीज को थोड़ा समझना जरूरी है। ये रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब है हमारे कपड़े, हमारा चेहरा, हमारा पेन, हमारे आसपास रखी हुई सारी चीजें। ठीक है, हम आप ये सब क्या है, रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, जो शीशा, जो मिरर जो आप देखते हो घर में रखा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम मिरर। अब मिरर देखो बेटा, सब जानते हो आपके 3 तरीके का होता है, और बनाया कैसे जाता है, किसी भी कांच के टुकड़े को उठा के पोत देते हैं, प्लेन सरफेस को पोता, प्लेन मिरर बन गया। इस सरफेस को पॉलिश कर दिया तो ये वाली चमकने लगी, ये कॉनकेव सरफेस है तो कॉनकेव मिरर हो गया। और अगर इसको पीछे से पॉलिश कर दिया होता तो ये वाली सरफेस चमकने लगती, तो ये क्या हो जाता, कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक। और अब रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ जाओ, क्या होता है रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस में बेटा? जब आप जूम करके देखोगे तो इस तरीके की दिखेगी, वो दिखेगी कि नहीं? अगर इस तरीके की सरफेस है, अब इस पे लाइट बड़ी सिस्टमेटिक पड़ रही थी ऐसे करके, किसी सोर्स से, सूरज से लाइट आ रही थी और इस तरीके से पड़ रही थी, करेक्ट? तो क्या होगा, पहले यहां से शुरू करें भैया, जिस सरफेस पे पड़ेगा उससे परपेंडिकुलर लो, जितने एंगल पे आई थी उसी प्लेन में उतने ही एंगल पे ये यहां लौट जाएगी। ये वाली का नॉर्मल कहां पे आया, यहां पे, ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके यहां चली जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके यहां चली जाएगी। तो हो क्या रहा था, आते समय इंसिडेंट रे बड़ी एक पैरेलल फैशन में थी, बट इस सरफेस से जो कि रफ थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद चारों तरफ बिखर गई, डिफ्यूज हो गई। अब ये डिफ्यूज हो गई तो चारों तरफ पहुंच गई, यानी कि यहीं कहीं पे भी हम आंख लगा लेते, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, हर तरफ रे आ रही हैं और हम कहीं ना कहीं देख लेंगे, करेक्ट है? तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम एक दूसरे को देख पाते हैं। हमारा एक दूसरे को देखने का जो लॉजिक है, जो वजह है, वो क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, करेक्ट है? इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, करेक्ट? समझ में आया ये बेटा? हाँ सर। चलो, अब एक बात जरा थोड़ा समझने की है। अक्सर आप लोगों ने आपने नोटिस किया होगा, जब कपड़े वपड़े लेने जाते हो तो वहां पे फॉल सीलिंग में बहुत सारी लाइट लगा देते हैं, क्यों? तो वो लाइट लगाने के पीछे क्या लॉजिक होता होगा कि ये लाइट देखो जितनी ज्यादा पड़ेंगी उतना ही ज्यादा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, और हमारी आंखों पे जितनी ज्यादा लाइट आएंगी, जितनी ज्यादा लाइट की रे आएंगी, वो चीज उतनी ही ज्यादा चमकदार दिखेगी, ठीक है? तो हम जो कपड़ा देखें वो ज्यादा चमकदार दिखे, उसके कलर एकदम बिल्कुल वाइब्रेंट दिखें, इसीलिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, बोलो? ज्यादा रोशनी का। यहां से ज्यादा लाइट पड़ेगी तो ज्यादा डिफ्यूज होगी, करेक्ट है? तो अब ये बात समझ में आई कि चीजों को देखते कैसे थे, किस रोशनी की वजह से देखते थे? बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, करेक्ट है? चलो, तो ये दो तरीके से होता है। अब हम बारी बारी से देखेंगे ये रिफ्लेक्शन, ये तीनों चीजें, ठीक है? बट उससे पहले हम एक और बात बताना चाह रहे हैं, एक अपनी आंख के बारे में बताते हैं। हम लोगों की आंख की खासियत होती है, ये खासियत क्या होती है? जैसे ये एक भाई साहब हैं, एक भाई साहब खड़े हैं ऐसे करके, यहां पे आप खड़े हो भाई, आपकी आंख से मतलब है केवल हमें। अब आप इनके बालों को देखना चाह रहे थे, तो बालों से लाइट सीधी निकल के आई, आपने इनके बाल देख लिए। लेकिन इस आंख की एक बुराई है कि लाइट जिस ऑब्जेक्ट से निकलती है वही दिखता है, लेकिन जिस तरफ से आती है इस आंख को लगता है कि हमारा ऑब्जेक्ट उसी तरफ है। फिर से रिपीट करें, लाइट इससे आई तो यही तिल दिखेगा, लेकिन जिस डायरेक्शन से आती है इसको लगता है कि हमारा ऑब्जेक्ट उसी तरफ है। हमने ये जानने के लिए ऊपर एक मिरर लगा दिया। ये मिरर नहीं है बेटा, एक मिनट, ये मिरर नहीं है, ये धरती थी, ठीक है? नहीं तो समझने लगो, ये मिरर हमने यहाँ पे लगा दिया। अब लाइट मिरर पे जो पड़ी थी वो रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों पे आएगी, ठीक? तो अब जब ये आंख ऊपर कर लेंगे, अगर ये ऐसे आंख कर लेते ऊपर की तरफ, तो लाइट इधर की तरफ से आती हुई दिखती। ये वाले भाई साहब यहाँ उल्टे लटके दिखाई देते, दिखते कि नहीं दिखते? बोलो। दिखते सर। दिखते। जहां पे हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जहां पे दिखते हैं उसको बोलते हैं हम इमेज। बात दिमाग में बैठी? हाँ। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कोई ये भाई साहब हैं, असली में एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे? कोई एग्जिस्ट नहीं करता सर। तो ये इमेज कैसी है? वर्चुअल। ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये है रियल। हाँ। ये है रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल और वर्चुअल की क्या फीलिंग होती है, ये दिमाग में बैठी थोड़ी सी बात? हाँ। गुड। चलो, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं चीजों के, ठीक है?
हमारा तो देखो सारा के सारा इस चैप्टर में जो करता धरता है वो कौन है? रे। तो हमको अपना चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, दोनों ही किसकी मदद से समझनी है? रे की मदद से समझनी है। कि रे की मदद से हम कब बोल पाएंगे कि कोई चीज ऑब्जेक्ट है? रे की मदद से हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी इमेज है? ठीक है, तो इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर भर में खेल यही है कि चीजें कहीं होती हैं और कहीं दिखती हैं। जहां होती हैं वो ऑब्जेक्ट, जहां दिखती हैं वहां पे उसे बोलते हैं इमेज। ठीक, ऑब्जेक्ट और इमेज का बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में पहले बिठा लेना कि क्या होता है। अब दिमाग में आया और इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट भी समझ में आई कि क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही इसी का खेल है पूरे चैप्टर भर में बेटा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पूरे टाइम इसी चीज का खेल है कि चीजें कहीं होती हैं कहीं दिखती हैं। ठीक है, तो देखो अब अगली चीज पे आते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट और इमेज होते क्या क्या है। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट का मतलब है जहां से लाइट निकले। बात आ रही समझ में? लाइट कहां से निकलती है? ऑब्जेक्ट से। और इमेज का फॉर्मेशन अगर आप ध्यान से देखो तो इमेज के फॉर्मेशन की वजह यही है कि लाइट की रे ने अपना रास्ता बदल लिया। पहले इधर जा रही थी, अब इधर मुड़ गई। और ये रास्ता किसने बदलवाया? रिफ्लेक्शन ने। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, ऑब्जेक्ट से पहले जो लाइट है वो कौन सी है? इंसिडेंट रे। जो ऑब्जेक्ट के बाद लाइट आई वो कौन सी आई? हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तो इंसिडेंट रे कहां से निकलती है? ऑब्जेक्ट से। बस, तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है, एक लाइन में डिफाइन कर दो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। जो इंसिडेंट रेज हैं वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। अगर ये एक्चुअल है तो इसको बोल देते हैं हम रियल ऑब्जेक्ट। और अगर इसको बढ़ा के मिलाना पड़ा, देखो बेटा फिजिक्स में आपको बता दें, फिजिक्स में दो तरीके की डायग्राम में दो तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते हो आप। एक करते हो सीधी सीधी लाइंस का इस्तेमाल, जो ये है। ठीक, दूसरी लाइंस होती हैं, आपने हर चैप्टर में अपनी सुविधा के लिए कुछ डॉट 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 वाली लाइन बना देते हो। इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब है कुछ नहीं। इनका मतलब है कि यहां कुछ है नहीं, हमने इनको अपनी सुविधा के लिए बढ़ाया है। ठीक, इन्हें हमने प्रोड्यूस किया है। तो अगर ऐसी डॉट 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 लाइन बढ़ा के बनाओगे तो वो क्या होगा? हमारा प्रोड्यूस्ड। अरे, प्रोड्यूस्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, इसको बोलते हैं हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, वो होता है ऑब्जेक्ट। अगर वो वाकई में वहां टकरा रही तो उसको रियल ऑब्जेक्ट, और अगर उसको बढ़ा के देखना पड़ा तो उसको बोलेंगे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आई? आप जानते हो किसी वर्चुअल, चलो अभी हम बात करेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी एग्जांपल देंगे, वर्चुअल इमेज का भी एग्जांपल देंगे, रियल ऑब्जेक्ट का भी, रियल इमेज का भी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगला है हमारा इमेज। इमेज को डिफाइन किया जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। अगर ये एक्चुअल है तो कैसा है? रियल इमेज। और अगर ये प्रोड्यूस्ड है तो वर्चुअल। तो रियल और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस समझ में आया कि क्या होता है बेटा? बोलो, करेक्ट है बात? तो ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, ये समझ में आए? चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग एक कोशिश करते हैं, जैसे अगर हम इस तरीके से ले लेते, एक मिरर लिया, इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऐसे गई लाइट,
तो भैया इंसिडेंट रे यहां से निकल रही है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल। अब रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएंगी, नॉर्मल खींचो, जितने एंगल पे था इसी प्लेन में उतने ही एंगल पे यहां खिसका दो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, यहां से इधर की तरफ खिसका दो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई। अब ये आगे जाके मिलने वाली है क्या, दो डाइवर्जिंग रे कभी मिलेंगी, बोलो। तो इन्हें हम आगे तो नहीं मिला सकते, हाँ, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि पीछे बढ़ा के मिलती हुई ये अपीयर कर सकती हैं। तो इन्हें हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जहां पे ये हैं ये सॉलिड लाइन है, और इन्हें हमने पीछे बढ़ाया है तो ये कैसी हैं, डॉटेड लाइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो डॉट 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 लाइन आप अपनी सुविधा के लिए बनाते हो, एक्चुअली में यहाँ कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई यहाँ पे, इमेज। इमेज कैसी है बेटा, रियल है कि वर्चुअल है, बोलो मधुर। इमेज तो वर्चुअल है सर, वर्चुअल है, प्रोड्यूस की है, ठीक है। तो इमेज हो गई वर्चुअल। अब देखो, अगर किसी भी तरीके से कुछ ऐसा हो जाता कि लाइट की रे ऐसी आ रही होती, ठीक है, लाइट की रे ऐसे आ रही होती, तो क्या ये अब मिरर के आगे तो जा नहीं पाएंगी, तो ऑब्जेक्ट तो बनने से रहा, ये इंसिडेंट रे हैं, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। और इन्हें पीछे बढ़ाओ, इन्हें पीछे बढ़ाओ, यहां पे ये मिलती हुई अपीयर करेंगी, यहां बनेगी क्या, इमेज। और ये कैसी होगी, ये रे वाकई में टकरा रही है यहाँ पे, तो यहाँ क्या बनेगी, इमेज। एक बात जान लो बेटा, अगर आपने यहाँ पे कोई एक स्क्रीन लगा दी होती, यहाँ पे अगर कोई स्क्रीन लगा दी होती, तो ये रे जहां से आ रही होती हैं वो जगह दिखने लगेगी। मतलब आप रियल इमेज को स्क्रीन पे बना सकते हो, ठीक है। आपने कभी कोई ऐसा एग्जांपल ध्यान में आ रहा है जिसमें रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बने, कभी देखा है, बोलो, कहीं देखा है रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज? नहीं सर, नहीं देखी, पक्का? एक बार बताओ, पहले कभी मूवी देखी है, पहले के जमाने की, जब छोटे रहे होगे तब देखी मूवी? देखिए सर, देखी है ना। तो उसमें क्या, उसको कैसे चलती थी, छोटी सी उसकी एक रील आती थी, बहुत बड़ी रील आती थी, गोल गोल डिब्बे में आती थी, और वो ऐसे ऐसे करके घूमती रहती थी, किर 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 करके, और एक उसकी फिल्म आगे आती रहती थी, पीछे से लाइट जाती थी, और वही फिल्म सामने पूरी की पूरी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होती थी। तो वो जो आप फिल्म देखते थे, छोटी सी क्या, बहुत लंबी फिल्म होती थी, वो फ्रेम चेंज करती जाती थी, और आपको हाथ ऐसे ऐसे करके उठता हुआ दिखता रहता था, ठीक है। मतलब पहले क्या होता था, जैसे एक फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम, चौथा फ्रेम, पांचवा फ्रेम, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे फ्रेम है, और जब इन्हें तेजी से चलाया जाएगा तो हाथ कैसा दिखाई देगा, ऐसे करके। हमारी आंखों की एक आदत होती है बेटा कि 1/10 सेकेंड से ज्यादा वो चीजों को, दो चीजों को रिजॉल्व नहीं कर पाती, तो उसे ये लगता है कि एक, ये दोनों लगातार हैं, एक जैसे, ठीक है। तो वो 30 फ्रेम पर सेकेंड पे चलती थी, तो वो ऑब्जेक्ट था, और जो स्क्रीन पे दिखता था वो उसकी रियल इमेज थी। बात आ रही समझ में? हाँ सर, ठीक है, रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ले सकते हो, ठीक है, समझे। तो ऑब्जेक्ट और इमेज हो गए। अब हमारा असली खेल शुरू होता है कि इमेज बनती कैसे है, ठीक है। तो हम अगले टॉपिक पे आते हैं, इमेज फॉर्मेशन पे। चलो देखो ये इमेज कैसे फॉर्म होती है, तो नेक्स्ट हमें देखना है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, देखो, आपको ऑब्जेक्ट की दिशा तो एक रे से मिल जाएगी, एक रे से आपको डायरेक्शन तो मिल जाएगी कि इधर की तरफ हो, लेकिन उसकी पोजीशन को जानने के लिए कम से कम कितनी रे की जरूरत पड़ेगी, दो। बोलो, कितनी रे की आवश्यकता पड़ेगी पूरी चीजें जानने के लिए? दो की जरूरत। वेरी गुड। तो कितनी रे चाहिए होती है? 2 रेज, ठीक है। मतलब 2 रेज का मतलब है, मतलब ऐसा कह सकते हो आप कि मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड, ठीक है, टू आइडेंटिफाई या टू लोकेट
पोजीशन ऑफ ओ एंड आई। ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए दो रे चाहिए, ठीक है। दो इंसिडेंट रे से क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट। दो रिफ्लेक्टेड रे से क्या मिल जाएगा? दो इंसिडेंट जैसे ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? दो रिफ्लेक्ट नहीं, दो इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट कैसे मिल जाएगा? ऐसे, एक इंसिडेंट रे है ये, दूसरी है ये, कहां पे मिल रही है? पीछे। पीछे। जहां पे मिलेंगी वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसमें ये दो इंसिडेंट रे थी, तो ये मिल नहीं पा रही थी, तो बढ़ा के मिलाया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मिलती, ये कौन सी जगह है? ऑब्जेक्ट, ठीक। और दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिलेंगी वहां क्या बनेगी? इमेज। इमेज। रिफ्लेक्टेड रे से इमेज बनेगी, ठीक है। तो दो रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड रे क्या दे देंगी हमें? इमेज। एक चीज और बताना चाह रहे हैं बेटा, एक बार लाइट मिरर पे पड़ती है तो इट इज कॉल्ड वन इवेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार मिरर पे लाइट पड़े, अब इस पे दो लाइट थोड़ी पड़ी होंगी, इस पे कितनी पड़ी होंगी? इनफाइनाइट रे। इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रे निकल के इस मिरर पे पड़ी होंगी। बोलो। आपने केवल दो बनाई, क्यों? क्योंकि दो से काम चल जाता है। और रे डायग्राम बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ रेज लो। आप 1000 भी बना लेते थे, आप यहाँ 500 रे भी बना देते, कोई एतराज था क्या? ठीक है। तो आपको उतनी रे लेनी होती है जितने पे मिनिमम में आपका काम चल जाए, उसको बोलते हैं रे डायग्राम। करेक्ट। तो इसीलिए हमने कितना बोला है? दो रेज, ठीक। या मिनिमम कह लो, या और अच्छा बोले, ओनली टू रेज आर, ओनली टू रेज आर सफिशिएंट। ये ज्यादा प्रिसाइज हो गई बात, क्यों? इमेज फॉर्मेशन में ये ज्यादा प्रिसाइज बात हो गई कि ओनली टू रेज आर सफिशिएंट टू लोकेट पोजीशन ऑफ ओ एंड आई, ठीक है। अब देखो बेटा, एक चीज और बता दे रहे हैं, इसको आप लिख सकते हो चाहे तो पैराग्राफ चेंज करके, चाहे वैसे, कि एक इवेंट ऑफ रिफ्लेक्शन से एक इमेज बनती है। फॉर्म्स वन इमेज। करेक्ट है। तो जितने इवेंट ऑफ रिफ्लेक्शन होते जाएंगे उतनी ही नंबर ऑफ इमेजेस बनती जाएंगी। करेक्ट है? बोलो। तो वन इवेंट ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट की रे एक बार मिरर पे पड़ती है, यही दो थोड़ी होंगी, इधर भी जा रही होगी, 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 यहां सब जा रही होंगी कि नहीं जा रही होंगी? ये लाइट की रे का एक बार निकल के मिरर पे पड़ना इज कॉल्ड वन इवेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। करेक्ट है बात? चलो। और एक इवेंट ऑफ रिफ्लेक्शन से केवल एक इमेज बनती है, बस। ये नहीं सोचना है कि ये दो रे आई तो यहां इमेज बन गई, ये वाली दो रे कहीं और इमेज बना लेंगी ना। अभी हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। हालांकि प्लेन मिरर थोड़ा सा 10th में था थोड़ा बहुत, बट कंपटीशन में सवाल पूछ लिए जाते हैं कभी कभी प्लेन मिरर के, और प्लेन मिरर को पढ़ने के बाद थोड़ी समझ भी अच्छी हो जाती है टॉपिक की, तो इसीलिए हम लोग प्लेन मिरर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में प्लेन मिरर नहीं है, बट नीट में प्लेन मिरर है, उसके सवाल आए गए हैं। आप देखोगे तो हर बहुत सारे एग्जाम्स में उसके सवाल आए हैं। तो कॉम्पिटिटिव के लिहाज से प्लेन मिरर है, बट एनसीईआरटी में केवल स्फेरिकल मिरर है, यानी कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर है। करेक्ट। लेकिन प्लेन मिरर को हम समझ लेंगे तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स की समझ भी हमारी मजबूत हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं पहले कौन सा मिरर? प्लेन मिरर, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है? चलो, तो बेटा देखो, एक बात, ये बनाया हमने प्लेन मिरर,
ये रखा है एक ऑब्जेक्ट, ठीक। अब हमें दो रे चाहिए। होशियारी हमने क्या दिखाई? होशियारी ये दिखाई कि जो रे एकदम मिरर पे परपेंडिकुलर हिट करेगी, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 0। यानी कि ये इसी पाथ पे निकल जाएगी। तो एक रिफ्लेक्टेड रे आपको मिल गई, दूसरी आप अपनी मर्जी से कोई भी ले लो, हमने ये ले ली। हमने ये ले ली। ये कैसे जाएगी? ये जितने एंगल पे आई थी, आई बोलते थे उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, थीटा ना लिखो। तो ये आई पे ही लौट जाएगी वापस। बोलो। अब एक रिफ्लेक्टेड रे ये, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये दोनों आगे तो मिलनी नहीं है, तो इन्हें आपको पीछे बढ़ा के मिलाना पड़ेगा। देखो बेटा, रे डायग्राम की प्रैक्टिस छोड़ना नहीं, रे डायग्राम बनाओ, ठीक है। बिल्कुल नहीं, ऐसा ऐसा स्किप नहीं करना है कि ये रे डायग्राम है तो हम इसको स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रे डायग्राम अगर आ जाएगा तो ये चैप्टर आपके लिए इतना इजी हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। प्रूफ हुए, डेरिवेशन हुए, चाहे वो बोर्ड वाले हों, चाहे कंपटीशन के सवाल हों, रे डायग्राम अगर आने लगेंगे तो आपकी समझ इस चैप्टर की एक अलग लेवल की होगी, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अदरवाइज छोटे मोटे क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड कर लोगे, लेकिन थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हुआ तो हम फंस जाएंगे। करेक्ट है? तो बिना रे डायग्राम के इस चैप्टर में समझना इम्पॉसिबल है, और रे डायग्राम बिना बनाए सीखना भी और उससे भी बड़ा इम्पॉसिबल काम है, ठीक है। नहीं सीखे जा सकते जब तक कि इन्हें बनाओ नहीं, तो इन्हें बनाना आप, ठीक है, हमसे कह दिया करो कि सर रुक जाओ, हम बना देंगे। हालांकि जो हम अभी पढ़ा रहे हैं हम इसको रिकॉर्ड करके डाल देंगे यूट्यूब पे, तुम्हें लिंक भेज देंगे, तुम देख सकते हो। ये आई है, ये भी क्या हो जाएगा? आई। लेकिन ये नहीं सोचो आपके उस लिंक की मदद से हम देख लेंगे, आप साथ साथ में लिखते चलो। ये हो गया आई। क्यों? ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होंगे? अबे ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, पैरेलल लाइन हो गई। ये करेक्ट है बेटा मधुर? मधुर? हाँ सर, हाँ सर। कहाँ हो बेटा तुम? सुन रहे ना हमारी बात? हाँ सुन रहे हैं सर। ठीक है, तो ये आई है, ये आई हो गया। अब देखो, इसको बोल रहे हैं ओ, इसको बोल रहे हैं ए, इसको बोल रहे हैं बी, ये है आई, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसको ए बी आई, तो क्या ये एंगल आई, ये आई, ये एंगल, तो ये भी एंगल आई होगा, अल्टरनेट एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, ये आई होगा, ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो क्या हम ये कहें कि ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल आई ए बी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? बोलो। कैसे सर? नहीं है। देखो बच्चा, ये 90 डिग्री है, ये आई आई है, एक कॉमन है बीच में, तीनों एंगल बराबर और एक साइड कॉमन। हाँ ठीक है। ठीक हो गए ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? अब देखो क्या होगा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या बराबर बराबर होगी? क्या ये लिखना कि ओ ए इक्वल्स टू ए आई होगी कि नहीं बेटा? ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो प्लेन मिरर की इमेज का सीधा फंडा है, ठीक। क्या फंडा है कि भैया यहाँ पे अगर कोई प्लेन मिरर लगा है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी आपको इमेज देखनी है, कहां बनेगी? आप क्या करो, मिरर पे परपेंडिकुलर डालो, जितना इधर की तरफ इस परपेंडिकुलर के अलाउंग, अगर ये 4 सेंटीमीटर पीछे इधर की तरफ ऑब्जेक्ट था तो 4 सेंटीमीटर आगे चल जाओ, वहां क्या मिल जाएगी? इमेज। 4 सेंटीमीटर अगर इधर की तरफ ऑब्जेक्ट था तो 4 सेंटीमीटर इधर की तरफ क्या हो जाएगी? इमेज। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, करेक्ट। चलो
दूसरी चीज है, ये बात क्लियर हुई। अब अगर हम ऐसा देखें कि कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई बड़ा ऑब्जेक्ट, पेन पेपर कुछ भी, या ये पी, ये सब कैसे हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेज, एक छोटे से बिंदी के आकार के थे ये ऑब्जेक्ट इमेज। लेकिन अगर कोई बड़ा है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को क्या कह सकते हो? कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम ट्रीट कर सकते हैं बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के जैसे। करेक्ट है? तो इसमें अगर ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तो इसकी इमेज हम कैसे देखते? परपेंडिकुलर डालते, उतने ही पीछे ये खींच देते, इसकी ऊपर बन जाती, ये लाइन की इमेज ऐसे बनती, और ये थोड़ा दूर हुआ, थोड़ा दूर, फिर ये वापस आ गया, तो ये, तो इस पी की इमेज उल्टी दिखती है इधर की तरफ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेटरल इन्वर्जन। क्या हो जाता है इसका? लेटरल इन्वर्जन, मतलब ये पी उल्टा दिखेगा। क्लियर है ये बात? बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, तो चलो एक और देखो। अब एक सवाल देखो, चलो इसमें अगर हम एक क्वेश्चन पूछें आपसे, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमने एक इस तरीके का कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, चलो इसकी इमेज कैसी बनेगी? बना सकते हो? बनाओ, बनाओ और हमें दिखाओ भी। कैमरा ओपन करके कैमरे के सामने ऐसे कर देना, हम देख लेंगे। बनाओ इसकी इमेज। हेलो। हम कैसे देखेंगे? आप ऐसे ऐसे लगा दो उसके सामने, स्क्रीन के सामने अपनी, दिखाओ ऐसे करके दिखाओ। हाँ हाँ, दिखाओ। एक मिनट, इसका ये, ठीक 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 है, इसका ये ऐसे, हम्म, ठीक है, चलो ठीक है गुड। सर। ठीक है गुड। चलो देखो, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट, इसमें क्या होगा? सही बना दिए थे, इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ये वाला इधर, ये ऐसे, ये इधर की तरफ था पहले, ये इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब एक सवाल चलो और देखें। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। इमेज के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। जैसे हमने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, ये है बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, हमने अपने मिरर को इस तरीके से लगा दिया। हमने एक ऑब्जेक्ट को ले लिया -3,2 पे, और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 7,0। बताओ इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ऑब्जेक्ट ये रखा है, ये है ऑब्जेक्ट, बताना भूल गए।
कितना आ रहा है बेटा? एक्स तो 10 आ रहा है। नहीं, और बाई? नहीं, वाई तो आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? अबे देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है, इससे इस पे परपेंडिकुलर डालू, ये डाल दिया परपेंडिकुलर। हाँ, इसी परपेंडिकुलर के आगे बढ़ाओ, इसी परपेंडिकुलर को आगे बढ़ाओ। ये कितनी थी डिस्टेंस? 10। 3 यहाँ है, 7 यहाँ, 10। इससे कितना और आगे चलना पड़ेगा? 10 आ गया। तो ये बन गई आई। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 20। ना जी बच्चा, 10 यहां से है, ये कितना है बेटा? 7। तो कोऑर्डिनेट एक्स ओरिजिन से नापोगे ना, एक्स के लिए कितना, पहले 7 चले फिर कितना चले, 10। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया बेटा? 10 + 7 17। और बाई के लिए तो कोई पेन ही नहीं, ऊंचाई कितनी थी इसकी? अभी भी कितनी थी ऊंचाई? 2। यहाँ पे भी कितनी होगी? 2। तो कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 17, 2। करेक्ट है? बोलो, आया समझ में? आ गया। आ गया। चलो अब एक और देखो, चलो एक क्वेश्चन पर हम तुम्हें थोड़े बदलाव के साथ देते हैं, तब हम मानेंगे कि हाँ आप सब ठीक है। ये चलो कोऑर्डिनेट का ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड है, इसके भी कोऑर्डिनेट बताओ। चलो चलो बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पहले तो ये बताओ, क्या इमेज फॉर्म होगी? क्या इमेज फॉर्म होगी? नहीं होगी। क्यों? इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन हमने क्या बताई थी? क्या बताई थी बोलो? कि अगर इवेंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है तो इमेज बनेगी। क्या इससे लाइट निकल के इस प्लेन मिरर पे नहीं पड़ रही क्या? हाँ, पढ़ रहे हैं। बोलो, जब पड़ रही है तो क्या रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है? होगा। इमेज बनेगी? बनेगी। बिल्कुल बनेगी, ठीक है। हाँ, अगर आप इस कमरे में बैठे हो, बगल वाले दूसरे कमरे में रखा है मिरर, अब इमेज बनेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके चेहरे से लाइट निकल के मिरर तक नहीं पहुंच पा रही। अगर पहुंच जाएंगी तो बन जाएगी। अगर बीच में दरवाजा है जिस दरवाजे से डायरेक्ट लाइट जा सकती है मिरर तक, तो इमेज बन जाएगी। ठीक। और बनने की कंडीशन क्या है? कि भैया अब यहाँ प्लेन तो है नहीं, तो जब प्लेन नहीं है तो आप इसको एक्सटेंड करो। ऐसी स्थिति में आप क्या करो, इसको डॉट 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 लाइन से एक्सटेंड करो। ये मिरर का प्लेन बन गया। अब इस पे परपेंडिकुलर डालो। ये कितना था? तो कितना नीचे जाने पे इमेज बनेगी? 5। ये कितना हो जाएगा? इससे नीचे 5 गए तो 0, -5। बोलो, बन गई? हाँ सर। करेक्ट। एक क्वेश्चन और ने, चलो थर्ड देखो। इमेज ही निकलवा ले रहे तुमसे आज। ये एक्स एक्सेस है, ये बाई एक्सेस है। ठीक। यहां पे रख दिया हमने मिरर एक 45 डिग्री पे। फोर्टी 45 डिग्री पे मिरर रख दिया। एक ऑब्जेक्ट लिया जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 5। इसकी इमेज कहां बनेगी?
सर हाँ बताओ बेटा। 0, -5। ना 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 बेटा, इधर इधर थोड़ी बनेगी ना जी। तरीका हमने क्या बताया था बेटा, इससे इस पे परपेंडिकुलर डालो, डाल दिया परपेंडिकुलर, बोलो। ठीक है। जितना ये है उतना ही नीचे आपको और जाना है, तो यहां आ जाओगे। बोलो ये 45 है, ये भी 45 डिग्री है, तो हमारे हिसाब से ये और ये एक ही जैसे ट्रायंगल हो गए कि नहीं हो गए? एक कैसे होगा? डबल है। हो गए, क्योंकि ये और ये देखो दो साइड बराबर हो, ये साइड इसके बराबर है और ये कॉमन है, और बीच का एंगल बराबर हो, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो ही गया, तो ये और ये मतलब ये आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ, ये 5 है, ये 5 है, ये 45, ये 45 था, तो ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स के अलोंग ही चलना है केवल, 5 बाई के अलोंग कुछ चलना नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 5,0। 5,0। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, अब देखो एक एक सवाल हम तुमसे पूछ रहे हैं, अब हमने इसके इसके तो क्वेश्चंस कर लिए, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो नेक्स्ट वाले टॉपिक का है, जो हम कल डिस्कस करेंगे ना, कल पढ़ाएंगे। आज ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया बेटा जिसपे हम आपको बहुत सारे सवाल दे सकें। आज पहली क्लास थी, तो थोड़ा सा ये था कि आपको अपने जो टॉपिक है, अपना चैप्टर है, उसकी थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन मिले। थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, हल्का हल्का सा इंटरेस्ट आ रहा है इस टॉपिक में? क्यों देवव्रत? हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है। अब अच्छा, एक सवाल हम तुमने एक और अच्छी बात बताएं, एक सवाल का जवाब सोच के बताना, एक लेक्चर का टाइम है तुम्हारे पास, मिरर के सामने खड़े होते हो, प्लेन मिरर के सामने, उसमें आपके चेहरे का साइज क्या दिखता है? जो आपका साइज है, हाँ जो आपके चेहरे का साइज है, इमेज का साइज भी वही होता है? हाँ सर। होता है पक्का? हाँ। अब हम ये कह रहे हैं कि उस मिरर को रख के अपने चेहरे को ड्रॉ करने की कोशिश करो मिरर पे। एक स्केच पेन लेना या कोई मार्कर रखा हो, तो मार्कर से इमेज बनाने की कोशिश करना उस प्लेन मिरर पे अपने चेहरे की। ठीक, नाक की आउटलाइन करना तैयार, आंखों की करना, ठीक है, होठों की करना। ठीक, अब सवाल उठता है कि आपका चेहरा आपके बराबर है, लेकिन जो आप उसमें ड्रॉ करोगे मिरर में, क्या वो भी आपके चेहरे के बराबर होगा कि नहीं? होगा। नहीं होगा, आप देखना उसको। उतने डिस्टेंस से खड़े होंगे तो होगा। कहीं पे भी खड़े हो जाओ तुम, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा। पास रहते हो तो छोटा दिखता है चेहरा, दूर दिखते हो बड़ा दिखता है क्या? दूर से जाके क्या बड़ा दिखने लगता है चेहरा? नहीं। साइज तो सेम रहता है ना। हाँ सर। तो जो आपकी इमेज बन रही है उसका साइज छोटा है या बड़ा है या बराबर है, अभी हम नहीं बता रहे आपको, आप खुद सोचना। वो उसका साइज आपके चेहरे के साइज के बराबर नहीं होगा। ओके। ठीक है, ठीक है। ये इसका जवाब मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में कल। ठीक, ये करके देखोगे, ये चीज, ये एक्सरसाइज करके देखोगे? ठीक है। वैसे एक बात तुमने और कही है अभी, कि हम पास जाके देखेंगे कि दूर जाके देखेंगे, ऐसा बोले ना। ठीक, तुम पास जाके देखो चाहे दूर जाके देखो, घर में कोई छोटा शीशा है, छोटा मिरर है, उसको टांगना दीवार पे। ठीक, ठीक है। और पास से देखना चाहे दूर से देखना, आपकी जितनी इमेज दिख रही थी उतनी ही दिखेगी बेटा। इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप उस मिरर के पास में हो या मिरर से दूर। ठीक है ना? तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि पास खड़े होंगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, दूर जाएंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, या दूर जाके थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पास में छोटा दिखेगा, बड़ा दिखने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। ओके। ठीक है, वो जितना आपका जितना है उतना ही दिखेगा, चाहे आप एकदम बगल में उसे चिपक के देखोगे तो भी उतना ही दिखाई देगा, 10 फीट दूर जाके देखोगे तो भी उतनी दिखाई देगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली क्लास में इन दोनों गुत्थियों को सुलझाएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आज तो मोस्टली अपन इसी पे रहे। ठीक है, आज अपन ने ये चीजें देखी, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन और जो बेसिक बेसिक चैप्टर का था। कल आगे की चीजें देखेंगे। कल कितने बजे सर? कल सेम टाइम पे रखते हैं, 9 बजे। 9 बजे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। हाँ ठीक है, फिर इतना ही रखें बेटा। चलो, ओके। गुड नाइट।